व्यापार तनाव के बावजूद भारत अमेरिका के सैन्य संबंध मजबूत। रक्षा सचिव का बयान। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनावों का भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह स्पष्ट बयान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 2025 डिफेंस सेमिनार के दौरान पुणे में दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 85% टैरिफ बढ़ाने के बावजूद दोनों देशों के सैन्य संबंधों में कोई रुकावट नहीं आई है। रक्षा सचिव ने यह भी कहा कि इस व्यापारिक तनाव का कोई असर रक्षा सहयोग पर नहीं पड़ा है और दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जापान में पहली बार अमेरिकी टाइफॉन मिसाइल सिस्टम की तैनाती। चीन के खिलाफ बड़ा संदेश। अमेरिका और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास रेजोल्यूट ड्रैगन 2025 के दौरान अमेरिका ने पहली बार अपने टाइफॉन मिड रेंज मिसाइल सिस्टम को जापान में तैनात किया है। यह तैनाती जापान के मरीन कोर एयर स्टेशन इवाकुनी में की गई है, जो दक्षिण पश्चिमी जापान में स्थित है। अमेरिका का यह कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। टाइफॉन मिसाइल सिस्टम की यह मौजूदगी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सहयोगी देशों को समर्थन देने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। रूसी तेल के बाद अब अमेरिकी कॉर्न पर विवाद। भारत पर फिर दबाव बना रहा है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिको ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने अमेरिकी मक्का नहीं खरीदा तो उसे अमेरिकी बाजार में अपनी विशेष पहुंच खोनी पड़ सकती है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी उत्पादों को बाधित कर रहा है, जबकि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में खुली पहुंच मिली हुई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सख्त रुख देखने को मिला है। HAL ने दिए 40 में से 38 तेजस Mk1 फाइटर जेट डिलीवरी अंतिम चरण में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तेजस Mk1 लड़ाकू विमानों की 40 की ऑर्डर में से अब तक 28 जेट भारतीय वायुसेना को सौंप दिए हैं। ये ऑर्डर वर्ष 2006 और 2010 में किए गए थे। डिलीवरी में करीब एक दशक से अधिक का समय लगा, जिसकी मुख्य वजह जनरल इलेक्ट्रिक F-4 और 4 इंजन की सीमित आपूर्ति रही। ये इंजन लगभग 5 साल पहले प्राप्त हुए थे, लेकिन संख्या में कम होने के कारण उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हुई। अब डिलीवरी अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही सभी 40 तेजस जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। रूस के तेल संकट से भारत को फायदा। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बढ़ा डिस्काउंट। सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा भारत। यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर बढ़ते ड्रोन हमलों से रूस की तेल प्रसंस्करण क्षमता पर गहरा असर पड़ा है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावटें आई हैं। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने भारी मात्रा में छूट पर रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। रूस अब अपनी तेल आपूर्ति सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर है, जिससे भारत के रिफाइनर्स को काफी लागत में बचत हो रही है। इस रणनीति से भारत को न केवल सस्ता तेल मिल रहा है, बल्कि रिफाइनिंग मार्जिन भी मजबूत बने हुए हैं। वर्तमान वैश्विक हालात में यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक रणनीति के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अरुणाचल की सबसे ऊंची छोटी गोरी चेन पर फतह के करीब भारतीय सेना की स्पीयर कोर। भारतीय सेना की विशेष स्पीयर कोर अपनी उच्च हिमालयी अभियान यात्रा के अंतिम चरण में है, जिसका लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की सबसे ऊंची छोटी माउंट गोरी चेन ऊंचाई 6428 मीटर पर पहुंचना है। यह अभियान 20 अगस्त को शुरू किया गया था और यह न केवल सैनिकों की शारीरिक व मानसिक क्षमता की परीक्षा है, बल्कि यह मिशन सामरिक प्रतीकात्मकता भी रखता है। इस कठिन अभियान के माध्यम से सेना ने यह संदेश दिया है कि वह हर मौसम और हर ऊंचाई पर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ओडिशा तट से संभावित मिसाइल परीक्षण। भारत ने जारी किया नोटम। भारत ने ओडिशा तट के पास 24 से 25 सितंबर के बीच संभावित मिसाइल परीक्षण को लेकर नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इस क्षेत्र में 1430 किलोमीटर तक के इलाके को सुरक्षित घोषित किया गया है। माना जा रहा है कि यह परीक्षण भारत की रणनीतिक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। ऐसे परीक्षण यह संकेत देते हैं कि देश अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार उन्नत कर रहा है। मॉरिशस को 5600 करोड़ की सहायता। भारत ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम कदम उठाते हुए मॉरिशस को करीब 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 5800 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस सहयोग में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ समुद्री सुरक्षा और उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन की स्थापना भी शामिल है। यह स्टेशन डिएगो गार्सिया के पास स्थित होगा, जो हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत बनाएगा।
यह समझौता न सिर्फ भारत मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री चौकसी को भी सशक्त बनाएगा। रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त उछाल, एक दिन में 843,000 करोड़ की तेजी। भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिली है। देश की प्रमुख रक्षा कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जिससे सिर्फ एक दिन में बाजार पूंजीकरण में करीब 43,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यह तेजी सरकार की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती हुई भागीदारी, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और लगातार मिल रहे नए ऑर्डर्स के चलते देखने को मिल रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में रक्षा स्टॉक्स में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। यह तेजी भारत को आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ाने का संकेत देती है। प्रोजेक्ट 75I से प्रोजेक्ट 70 तक भारत की पनडुब्बी योजनाओं का विकास। भारत की नौसेना ने अपनी पनडुब्बी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का व्यापक रोड मैप तैयार किया है। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां विकसित की जा रही हैं, जिनमें AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक होगी, जिससे वे पानी के अंदर लंबी अवधि तक रह सकेंगी। साथ ही प्रोजेक्ट 76 पर भी काम चल रहा है। यह पूरी तरह से देसी डिजाइन और निर्माण पर आधारित होगा, जिसमें हथियार, सेंसर्स और अन्य प्रणाली भी भारत के अंदर विकसित होंगी। इस रोड मैप से नौसेना को न सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसी संभावित चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत की जहाज निर्माण और रक्षा स्वावलंबन की दिशा में भी भारी प्रगति होगी। नेपाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेपाल कांग्रेस के सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने शनिवार को काठमांडू के न्यू बनेश्वर पुलिस स्टेशन में पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजातीय युवाओं द्वारा किए गए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद की गई है, जिनमें 34 लोगों की मौत और 300 से अधिक घायल हुए थे। ओली के इस्तीफे के बाद सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास किए। इस घटनाक्रम ने नेपाल की राजनीति में नए मोड़ को जन्म दिया है। डेनमार्क ने अपने रक्षा इतिहास में सबसे बड़े सौदे में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को नकारते हुए यूरोपीय CMPT वायु रक्षा प्रणाली को चुना है। यह निर्णय रूस के साथ बढ़ते तनाव और पोलैंड में हवाई क्षेत्र उल्लंघनों के मद्देनजर लिया गया है, जिससे डेनमार्क की सुरक्षा प्राथमिकताएं बदल गई हैं। डेनमार्क ने 58 बिलियन डेनिश क्रोनर, लगभग 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा पैकेज मंजूर किया है, जिसमें फ्रांस और इटली के संयुक्त प्रयास से विकसित SAMPT प्रणाली शामिल है। इसके अलावा नॉर्वे, जर्मनी और फ्रांस से मध्यम श्रेणी की प्रणालियां भी खरीदी जाएंगी। अमेरिकी पैट्रियट प्रणाली की तुलना में यूरोपीय प्रणालियां अधिक लागत प्रभावी और तेज आपूर्ति समय प्रदान करती हैं। यह कदम यूरोपीय रक्षा स्वायत्तता की ओर एक महत्वपूर्ण बढ़त है, विशेषकर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनावों के बीच। रूस तकनीकी टीम जल्द दौरे पर। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा मोड़ दिख रहा है। भारत और रूस के बीच सहयोग की नई राह खुल सकती है। खबर है कि रूस की एक तकनीकी टीम जल्द ही HAL के नासिक प्लांट का दौरा करेगी, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या वहां Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट्स का निर्माण संभव है। Su-87 रूस का 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसे खासकर निर्यात वर्जन का माना जाता है। इस कदम से भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होगा। यदि यह प्रस्ताव आगे बढ़ा तो यह भारत वायुसेना के लिए एक तकनीकी उपलब्धि होगी जो आधुनिक युद्ध क्षमताओं को और मजबूत करेगी। रडार थर्मल पहचान की नकल कर सकने वाले 400 इन्फ्लेटेबल डेकॉइज से सजी होगी IAF की एयरबेस सुरक्षा। हवा में दुश्मनों को भ्रमित करना अब भारतीय वायुसेना की रणनीति का हिस्सा बन रहा है। IAF ने निर्णय लिया है कि वह ऐसे 400 इन्फ्लेटेबल डेकॉइज खरीदेगी जो रडार और थर्मल सिग्नेचर में असली लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरह दिखेंगे। ये नकली लक्ष्य विशेष रूप से रणनीतिक हवाई ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में दुश्मन के लक्ष्यों को चकमा देने में मदद मिल सके। इन डेकॉइज से रडार या इंफ्रारेड द्वारा दुश्मन टोलारम या मिसाइल प्रणाली गलती से इन्हें असली समझकर हमला कर सके, जिससे वास्तविक विमान व आधार संरचनाएं सुरक्षित रहेंगी। यह कदम IAF की रक्षा रणनीति को और मजबूती देने वाला है। सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता हमले को माना जाएगा साझा खतरा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है
तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। भारत ने इस पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह पहले से मौजूद ढांचे को औपचारिक रूप देता है। भारत ने दोहराया है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत के साथ भी उसके रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डीआरडीओ की नई स्टेल्थ फैब्रिक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए खास स्टेल्थ फैब्रिक तैयार किया है। इस मल्टी स्पेक्ट्रल कपड़े की तकनीक से सैनिकों की थर्मल, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और विजुअल सिग्नेचर को कम किया जा सकेगा। यानी अब ड्रोन, थर्मल इमेजर और आधुनिक निगरानी प्रणालियां सैनिकों को पहचानने में नाकाम होंगी। यह नई तकनीक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में सैनिकों को दुश्मन की नजरों से बचाकर उनकी सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता को मजबूती देगी। आईएएफ नहीं खरीदेगा रूस का नया IL-76 MD-90A विमान। भारतीय वायुसेना अपने पुराने IL-76 ट्रांसपोर्ट विमानों को बदलने के लिए रूस का नया IL-76 MD-90A विमान खरीदने की संभावना से दूर होती दिख रही है। खबरों के मुताबिक वायुसेना को इसके रखरखाव, लंबे समय तक स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और बढ़ती लागत को लेकर गंभीर चिंता है। रूस ने इस विमान को अपने बेड़े का उत्तराधिकारी तो बनाया है, लेकिन उत्पादन की धीमी रफ्तार और सप्लाई चेन की चुनौतियां भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी दिक्कत बन सकती हैं। ऐसे में आईएएफ अब अपने भविष्य के हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विकल्पों पर दोबारा विचार कर रही है। रथीय सेनाओं में बड़ा सुधार, बनेंगे 3 संयुक्त सैन्य स्टेशन। कोलकाता में हुई कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने बड़े सुधारों का ऐलान किया है। सरकार के ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एजेंडा के तहत 3 संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि यह कदम सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करेगा और भविष्य में थिएटर कमांड के गठन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि इन स्टेशनों के स्थानों का अब भी खुलासा नहीं किया गया है। इजराइल का आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम हुआ ऑन ऑपरेशनल। इजराइल ने अपने हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीमा को सफलतापूर्वक टेस्ट कर ऑपरेशनल घोषित कर दिया है। यह अत्याधुनिक तकनीक रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों तक को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसे 2025 के अंत तक इजरायली एयर डिफेंस नेटवर्क में और एतान नाम से शामिल किया जाएगा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका बेहद कम कॉस्ट पर शॉट, क्योंकि यह महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों की बजाय सिर्फ बिजली से संचालित होता है। आयरन बीम अब आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम के साथ इजराइल की बहुस्तरीय वायु सुरक्षा का अहम हिस्सा बनेगा। भारतीय वायुसेना का IL-76 म्यांमार में उतरा, शुरू हुआ सैन्य सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान 120 त्रिसेवा सैनिकों के साथ म्यांमार की राजधानी नेपितो पहुंचा है। यहां 16 सितंबर से भारत म्यांमार 3-डे रेसिप्रोकल मिलिट्री कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। तमिलनाडु में बनेगी नई डिफेंस यूनिट, DCX सिस्टम्स ने किया समझौता। डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी DCX सिस्टम्स LTD ने तमिलनाडु सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत होसुर में रक्षा निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। यह प्रोजेक्ट DCX सिस्टम्स और इजराइल की ELTA सिस्टम्स के संयुक्त उपक्रम का हिस्सा है। यहां अत्याधुनिक राडार सिस्टम जैसे एयरबोर्न मैरीटाइम राडार, फायर कंट्रोल राडार और जमीनी राडार का निर्माण किया जाएगा। IAF ने प्रस्ताव किया, राफाल एयरक्राफ्ट में देसी रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ ढाने की तैयारी। भारतीय वायुसेना IAF ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रस्ताव दिया है कि राफेल लड़ाकू विमानों में स्वदेशी रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और हथियार प्रणालियां शामिल की जाए। ये पहल मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IAF चाहता है कि फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी एस्ट्रा मिसाइल, CAW बम और अन्य स्वदेशी हथियारों को राफेल में इंटीग्रेट करे। इसके साथ ही IAF राफेल का सोर्स कोड भी मांग रहा है ताकि भविष्य में स्वदेशी सिस्टम्स को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके और जरूरत पड़ने पर अपग्रेड किए जा सकें। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो इससे भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता और युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इंडिया डील, जेट इंजन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। भारत और फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी सैफरान के बीच एक बड़ा सामरिक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक जेट इंजन विकसित करेंगे।
यह इंजन लगभग 110 से 120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट क्षमता वाला होगा और भारत के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट AMCA के लिए मुख्य ताकत बनेगा। इस डील की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, यानी डिजाइन, परीक्षण, प्रमाणन और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया भारत में ही होगी। यह समझौता न केवल भारत को जेट इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भी काफी हद तक खत्म करेगा। अगर यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो यह भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 रक्षा मंत्रालय ने राजस्व खरीद प्रक्रिया को किया सरल। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। भारत सरकार ने एक बड़ा सुधार करते हुए रक्षा मंत्रालय में राजस्व खरीद, ऑपरेशंस एंड सस्टेनेंस प्रक्रिया को तेज, सुलझा और तर्कसंगत बनाने के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल DPM 2025 को मंजूरी दी है। यह नई गाइडलाइंस लगभग राजस्व खरीद को नियंत्रित करेंगी और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, जॉइंटनेस बढ़ाएंगी ताकि आवश्यक संसाधन समय पर और उचित लागत पर मिल सकें। नई व्यवस्था आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण को भी प्राथमिकता देगी। निजी क्षेत्र, MSMEs और स्टार्टअप्स को अवसर दी जाएंगे और विकास अनुबंधों, डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जटिलताओं को घटाकर दंड, लिक्विडिटी डैमेजेस को हल्का किया गया है। इस सुधार से निर्णय लेने की प्रक्रिया निचले स्तरों पर शक्तिशाली बनेगी, फाइलों का ओझल खर्च कम होगा और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान समय पर मिलेगा। प्रभावित बीजापुर में 2 नए सुरक्षा कैंप स्थापित, सुरक्षा और विकास की नई पहल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दूरदराज और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में CRPF के 2 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। यह कदम माओवादियों के प्रभाव को कम करने और क्षेत्र में सुरक्षा की पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इन कैंपों की स्थापना राज्य सरकार की न्याड नेल्ला नर आपका अच्छा गांव योजना के तहत की गई है, जो सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी बढ़ावा देती है। इन इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी अब न सिर्फ माओवादियों को पीछे धकेलेगी, बल्कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए रास्ता भी खोलेगी। यह पहल सरकार की दोहरी रणनीति, सुरक्षा और विकास का स्पष्ट संकेत देती है। रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम। R&D में देरी पर नहीं लगेगा जुर्माना, रक्षा कंपनियों को 5 साल की गारंटी ऑर्डर। रक्षा मंत्रालय ने राजस्व खरीद नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अनुसंधान और विकास R&D में लगी रक्षा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब प्रोटोटाइप और स्वदेशी तकनीकों पर काम करने वाली कंपनियों को R&D चरण में देरी के लिए किसी प्रकार का जुर्माना या लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं देना होगा। यह फैसला उन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए बेहद अहम है जो रिसर्च में समय और संसाधन निवेश कर रही हैं। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा निर्माण को गति देने और इनोवेशन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इजरायली PM नेतन्याहू की कड़ी चेतावनी। आतंकियों को शरण दी तो इजरायल खुद करेगा कार्रवाई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान, कतर और अन्य देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी देश ने आतंकियों को पनाह दी या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इजरायल खुद निर्णायक कदम उठाएगा। 11 सितंबर की बरसी पर बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद कार्रवाई की, उसी तरह हम 7 अक्टूबर को नहीं भूलेंगे, जब हमारे लोगों पर होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद को समर्थन या सहन करने वालों के खिलाफ अब इजरायल चुप नहीं बैठेगा। तेल खरीद पर ट्रंप का यूरोप को निशाना। नाटो से की सख्त प्रतिबंधों की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर यूरोपीय देशों और नेटो की नीति पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि जब रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, तब भी यूरोपीय देश मॉस्को से कच्चा तेल और LNG खरीदकर उसे आर्थिक ताकत दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नेटो को एकजुट और प्रभावशाली बने रहना है तो उसे रूस के खिलाफ और भी सख्त प्रतिबंध लगाने हों। जापात 2025 सैन्य अभ्यास में भारत रूस के साथ कई देशों की भागीदारी। अमेरिका रहा पर्यवेक्षक। रूस और बेलारूस के नेतृत्व में हुए जापात 2025 सैन्य अभ्यास में भारत ने भी हिस्सा लिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 5 दिन चले इन अभ्यासों के लिए 65 सैनिक भेजे। इस युद्धाभ्यास में लगभग 1 लाख सैनिक, 333 विमान और 247 नौसैनिक युद्धपोत शामिल रहे, जिनमें परमाणु क्षमता से लैस बम वर्षक और पनडुब्बियां भी थीं। अभ्यास के दौरान रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार और ऑरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। इसमें ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और UAE जैसे देश भी शामिल रहे, जबकि अमेरिका ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। यह भागीदारी ऐसे समय में हुई है जब भारत अमेरिका संबंध रूस से तेल खरीद को लेकर तनावपूर्ण बने हुए हैं
और अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है। भारतीय सेना का बड़ा कदम, 60,000 थर्मल और 2 लाख डे साइट्स की खरीद तय। भारतीय सेना ने युद्ध क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सेना अब 60,000 थर्मल इमेजिंग साइट्स और 2 लाख डे साइट्स खरीदने जा रही है। इस आधुनिक ऑप्टिक्स सिस्टम से सैनिकों को दिन और रात दोनों समय बेहतर निशाना साधने की क्षमता मिलेगी। पैदल सेना और सैन्य वाहनों की ताकत में आएगा बड़ा इजाफा, जिससे युद्ध क्षेत्र में बढ़ेगी मारक क्षमता और सटीकता। यह कदम सेना के आधुनिकीकरण की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। HAL बनाम प्राइवेट सेक्टर, देशी डिफेंस का असली इम्तिहान। भारत का उन्नत मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रणनीति का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। HAL और निजी कंपनियों के बीच हो रही खींचतान अब नियंत्रण, भागीदारी और रक्षा उत्पादन के मॉडल को लेकर गहराती जा रही है। सवाल है, क्या HAL पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ पाएगा या फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत की उड़ान भर सकेगा? शरंग तोपों पर ब्रेक गुणवत्ता खामियों के चलते सेना ने रोकी डिलीवरी। भारतीय सेना ने उन्नत की गई शरंग 155 मिमी तोपों की बड़ी खेप को गुणवत्ता संबंधी गंभीर खामियों के चलते खारिज कर दिया है। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई इन तोपों में मेटल की गुणवत्ता, बैरल परफॉर्मेंस और सटीकता को लेकर सवाल उठे हैं। 300 में से 159 तोपें ही अब तक दी गई थीं, लेकिन अब बाकी 144 की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता मानकों की सख्ती को भी दर्शाता है। पानी के भीतर स्वदेशी ताकत, प्रोजेक्ट ASYAN-T6 से बदलेगा नौसेना का चेहरा। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रोजेक्ट SLAV-6 के तहत अब 12 नई और पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जो आधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। करीब 3,000 से 4,000 टन की क्षमता वाली ये पनडुब्बियां पहले से कहीं ज्यादा दमदार, लंबी दूरी तक काम करने वाली और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक होंगी। प्रोजेक्ट 75 और 75I के मुकाबले यह कदम भारत को पनडुब्बी निर्माण में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकता है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब सुरक्षा बलों को मिलेगा नया हथियार, जंगल वॉरफेयर स्कूल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रगोटा हिल्स में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। कभी माओवादियों का अड्डा रहा यह इलाका अब CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG और कोबरा जैसे विशेष बलों के लिए बनेगा रणनीतिक ट्रेनिंग हब। यह फैसला नक्सल विरोधी अभियानों को देगा नई धार और स्थानीय विकास को नई दिशा। रणनीतिक सफलता, ऊधमपुर श्रीनगर रेल लिंक पर सेना की पहली मालगाड़ी दौड़ी। भारतीय सेना ने रणनीतिक लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार सेना की विशेष मालगाड़ी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर दौड़ी, जो बीड़ीबाड़ी सांबा से अनंतनाग तक 781 मीट्रिक टन सर्दी का सामान लेकर पहुंची। यह कदम जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए एडवांस विंटर स्टॉकिंग का हिस्सा है। इस रेल संपर्क से अब दुर्गम इलाकों तक रसद पहुंचाना होगा आसान और सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशनल तैयारियों को मिलेगी नई रफ्तार। जय हिंद।